हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें देखेंगे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद का हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको टॉप 40 MCQ लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर रखा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, लोकसभा की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटे से पॉइंट्स के बारे में। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे सरल, ठीक है। अब ये सरल को आप याद रखेंगे तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। पहला चीज, स का मतलब संसद, और संसद का गठन 79 के तहत कहा गया, ठीक है। अगर उसी तरह से बात करें, र का मतलब आपका हो गया राज्यसभा, जो कि 80 अनुच्छेद के तहत, और ल का मतलब लोकसभा और 81 अनुच्छेद के तहत। तो देखिए, सरल अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस क्लियर होगा। और आपको पता है कि 79 में ये बात कही गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। ये बात 79 में कही गई है। और उसी तरह से राज्यसभा का गठन के प्रस्ताव 80 के अनुच्छेद के है, और लोकसभा का गठन 81 में। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1971, ठीक है। आपको पता है कि वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटों की संख्या है, ठीक है। और ये जो बात कही गई है कि ये 545 तब तक रहेगा जैसे कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये बात कही गई है कि 2026 के बाद होने वाली जो प्रथम जनगणना होगी उसके आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 545 ही रहेगी। अब इसमें अगर जो चेंजिंग होगा वो 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी उसमें चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा और इस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी। यानी जो संविधान की प्रथम अगर मूल पाठ की बात करें तो उसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन उसमें पहला जो संशोधन किया गया, 7वां संशोधन कब हुआ था? ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। 7वां संशोधन कह सकते हैं 1956, ठीक है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर के 525 की गई थी, ठीक है। और उसी तरह से फिर से 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974, ठीक है, 1974 के द्वारा क्या किया गया कि 525 से बढ़ाकर के पुनः ये 545 कर दिया गया, जो हम अभी वर्तमान में देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है अधिकतम संख्या। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बात कही गई है, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या क्या है? 552। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 530 जो सदस्य हैं, कह सकते हैं कि राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 जो सदस्य होते हैं वो संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे देखा 30 और 20 50 हो गया, अभी बच रहा है 2। तो 2 जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि प्रदान करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मनोनीत करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हम मीरा कुमार को टिक करेंगे। वह जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाया जा सकता है बताइए? लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। देखिए, मैं आपको बता दूं, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। लोकसभा के तत्कालिक जो समस्त सदस्य के बहुमत से, ठीक है, जो भी वहाँ पे तत्कालिक सदस्य होते हैं उनके सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, या फिर अध्यक्ष को या फिर उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। दोनों को हटाने का प्रक्रिया सेम है। परंतु ऐसा संकल्प तब तक जो कि प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का जो अभिप्राय है
उसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व जिसको हटाया जाना है, यानी कि राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को जो कि दी जानी चाहिए 14 दिन पूर्व। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पे एक नोट्स है और इस नोट्स को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये नोट जो है वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन ही हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर। देखिए लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो वो कौन करता है, कि लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। देखिए आर्टिकल 93 में ये बात कही गई है कि लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, तो 93। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष जो अध्यक्षता होता है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यानी कि चारों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है, सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। अगर हम बात करें सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा क्या है, चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा बताइए कौन सा है, तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हम क्षेत्र कह सकते हैं निर्वाचक क्षेत्र वो है कौन सा, तो वो हमारा होगा मल्काजगिरी। ठीक है, मल्काजगिरी तेलंगाना में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा बात करें मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे छोटा वो है लक्षद्वीप। तो यहाँ से सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 2 बार, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 2 बार। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, और वो संख्या है 50। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, बताइए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा का कार्यकाल। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बताइए कि लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था, 1952 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल जो ट्राइब हैं इनके सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जनजाति वो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक निर्वाचित करता है, कौन है। करेक्ट आंसर हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया, यानी सीटों की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में किस राज्य के पास सबसे अधिक सीटें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए सेकंड नंबर पे बात करें तो सबसे टॉप पे तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे जो कि महाराष्ट्र होगा, कितने सीटों के साथ, इसको याद रखेंगे, 48 सीटों के साथ। थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल जो कि 42 सीटों के साथ। ठीक है, थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे अपना बिहार है, और ये कितना नंबर पे, 40 सीटों के साथ 4 नंबर पे। ठीक है ना। और फिफ्थ नंबर भी आप याद रख लीजिए, फिफ्थ नंबर पे तमिलनाडु जो कि 39 सीट के साथ। तो ये थी हमारे कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड, यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जनरली आपको पता है 5 साल का होता है, लेकिन इस 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, कब, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में जो नोट्स बताया था उसी से रिलेटेड है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको ऊपर में क्या बताया था कि जो मूल संविधान के यानी मूल पाठ में संविधान है यानी कि उसमें लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, निश्चित की गई थी, तो 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन जो सातवां संशोधन था 1956, इसके तहत 500 से बढ़ा करके 525 किया गया था। और उसी तरह से जो 31वां जो था उसके तहत क्या हुआ था कि 525 से बढ़ा करके फिर से 545 किया गया। यानी कि दोनों में वृद्धि से संबंधित जो हमारा संवैधानिक संशोधन है वो कौन सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 7वां और 31वां। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 1 घंटा। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, आपको पता है शून्यकाल, जिसको हम 0 आवर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो सर्वाधिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा में सबसे टॉप पे है और राज्यसभा में सबसे टॉप पे है, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा में लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा था 80 सीटें दी गई है लोकसभा में उत्तर प्रदेश को। अगर वहीं पे बात करें राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, ये हमारा टॉप पे आता है। अब सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे कौन है, ठीक उसी तरह जिस तरह से लोकसभा में भी महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे था, और यहाँ पर भी महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है 19 सीटों के साथ। ठीक है, और थर्ड नंबर पे कौन है, तो देखिए थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो कौन है, तमिलनाडु, 18 सीटों के साथ तमिलनाडु। और अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो देखिए फोर्थ नंबर पे जो आता है वो हम कह सकते हैं फोर्थ नंबर पे बिहार को भी रख सकते हैं, पश्चिम बंगाल को भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की सीटों की संख्या 16 ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या टोटल 16 है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा देखा यहाँ पर राज्यसभा में सीटों की संख्या भी क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है। कोरम जो बुलाए जाने की संख्या होती है, गणपूर्ति कह सकते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, तो कुल सदस्यों का 1/10 यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है वो भाग नहीं लेते हैं, परंतु हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, आप ये समझिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में कि किसी भी प्रश्न पर अगर सदन में पक्ष विपक्ष के मत जो होते हैं अगर बराबर हो जाते हैं, बराबर मत आने की स्थिति में क्या होता है कि निर्णायक मत देता है। ठीक है, निर्णायक मत वो दे सकता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत पॉसिबल है, अपना वो निर्णायक मत जो होता है जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत देता है। सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल 100 के फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 100 के फर्स्ट, ऑप्शन डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। अपनी जमानत खो देता है यदि उसको प्राप्त ना हो सके, तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे वैध मतों का 1/6। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, ये ध्यान रखेंगे 25 साल यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो हम लोगों ने ऊपर में ही देखा था लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल किसके तहत, तो 331। ठीक है, 331 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करते हैं 2 सदस्य को, जबकि राज्यसभा में कितने सदस्य को, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी थी। क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थर्ड बार देख रहे हैं, और करेक्ट आंसर क्या होगा, 31वें संविधान संशोधन 1974। ठीक है, 1974 ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी किस सदन का अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, और वो है राज्यसभा। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है,
उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, यानी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ये बात 312 में की गई है, आर्टिकल 312 में। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है वो संसद को राष्ट्रीय हित में, ठीक है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय के अगर संबंध में कोई विधि बनाना हो तो उसको ये शक्ति प्रदान हो सकता है कि उस राज्य सूची के विषय पर संसद जो कि कानून बना सके। और ये आर्टिकल होता है 249, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीवीआई मान करके चलेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। यानी चौथी अनुसूची के बारे में आपको बताना है कि चौथी अनुसूची वो क्या सही वर्णित करता है। तो आपको पता है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का, यानी राज्यसभा का जो अलग अलग विभिन्न राज्यों में सीटें हैं उनके बारे में आवंटन किया गया है इसके अंतर्गत चौथी अनुसूची के तहत। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते चुने जाते हैं, बताइए कितने वर्ष के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कुल 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे 6 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना जो है वो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक नोट्स दिया गया, इस नोट्स को थोड़ा सा पॉइंट्स में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नोट में ये कह रहा है कि ऐसे 2 कौन से राज्य हैं, राज्य क्षेत्र हैं जिनमें कह सकते हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इनकी सीटों की संख्या कितनी है, तो दिल्ली में 3 और पांडिचेरी में 11। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो किसके पास है। करेक्ट आंसर क्या होगा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया आर्टिकल 83 के फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बिल्कुल सही, स्थायी सदन है, जिस वजह से इसको विघटित नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा भी। यह कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, ठीक है, कितने सदस्य, 1/3, 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हर सदस्य जो वो 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये विघटित नहीं होता है किसी के द्वारा भी। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का जो सदस्य की अगर हम बात करें, वैसे तो राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होते नहीं है, क्योंकि आपको मैंने ऊपर में ही बताया था कि वो सदस्य सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसकी सभापति यानी कि उसकी सभापति होते हैं। ठीक है, तो वो उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है, उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का। लेकिन बाकी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए
जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा कि इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। देखिए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल अगर हम बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है कि इतने समय तक रहेगा। वो एक कह सकते हैं ना कि वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है, तो समाप्त होने वाला विषय नहीं है, यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कि वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और ये ऊपरी सदन भी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो लोकसभा से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसका भी अपना महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है। तो देखिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि जस्ट हम लोगों ने ऊपर में जो बात किया था वही यहाँ पे पॉइंट्स है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, और साथ साथ कुछ सदस्य, यानी कुछ सदस्य का मतलब 1/3 जो सदस्य है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इन 2 कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि इसको हम एक स्थायी सदन का रूप कह सकते हैं। ऑप्शन हम डी को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लोगों ने ऊपर में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट किया था, मैंने बोला था कि आगे हम लोग देखेंगे, तो बस यहाँ पर वही बात करने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हम कह सकते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब राज्यों में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यों में तो सभी राज्य, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या, दिल्ली और पांडुचेरी, उन दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके सदस्य भी इसमें निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान में रखेंगे राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन है वो सन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑलरेडी हम ऊपर में देख चुके थे इस क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, बी को। 2026 तक ये जो कि सेम टू सेम इसी तरह से रहेगा, जितने सीटें वर्तमान में 2026 तक इतना ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग हो जाने पर लोकसभा का अध्यक्ष जो नई लोकसभा की बैठक होने तक अपना पद नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। 94 आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है कि लोकसभा भंग हो जाने के पश्चात भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अगली जो लोकसभा की बैठक होगी तब तक अपना पद नहीं छोड़ता है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यहाँ पे कुछ नोट्स है, आप इन नोट्स को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए पहला नोट्स में क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है कितना है, 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, और ये जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। अगला पॉइंट क्या है कि राज्यसभा सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो सभी राज्यों और साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र जो दिल्ली और एवं पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऊपर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सभी राज्य लेंगे और साथ साथ दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा है उसमें से निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 मई 1952, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से उपस्थित किया गया है, या फिर उपबंधित कह सकते हैं किया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किस आर्टिकल में, तो 109 में। ऑप्शन हम यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे फिलहाल आपका 109 बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार है। बताइए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का जो अधिकार दिया गया किस आर्टिकल के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए राज्यसभा को हम यहाँ पे देखिए इन दोनों को थोड़ा सा लेकर के चलते हैं।
आपको पता है कि आर्टिकल 249 क्या है? 249 में हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा था कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित जो विषय है उस अगर उसको राष्ट्रीय महत्व समझा जाता है, संसद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व समझा जाता है, तो वो क्या करता है कि उसको कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पर, इसी आर्टिकल के तहत 249 के तहत। और 312 जो यहाँ पे बात कही जा रही है, 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंध में। तो ये दोनों आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कि कुल कितने राज्य मिलकर के राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? कुल कितने राज्य मिलकर के, ध्यान दीजिए कुल कितने राज्य यहाँ पे बात की जा रही है, तो कुल कितने राज्य मिलकर के राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था क्या, ऊपर हम लोगों ने देखा था 29 राज्य। एक्चुअली अब देखिए हम तो कहेंगे 28 राज्य ना, 28 राज्य और साथ ही साथ हम कह सकते हैं 2 हमारा दिल्ली और पांडुचेरी, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया 30, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 28 राज्य के साथ साथ दिल्ली और पांडुचेरी दोनों मिलाकर के यहाँ पे टोटल कुल अगर देखें, यहाँ पे देखिए कुल कितने राज्य की बात कीजिए, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे हो गया आपका ये मतलब हो जा रहा है कि राज्य संघ क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से राज्य के मतलब राज्य संघ क्षेत्र भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठक में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है? तो ये जो बात कही गई है वो 101 के 4 अनुच्छेद 101 के 4 में ये बात कही गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा आर्टिकल 105 क्या है? तो आर्टिकल 105 में हम कह सकते हैं कि संसद का उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में वर्णित किया गया। संसद को कई विशेषाधिकार दिए गए और जो हम लोगों ने विशेषाधिकार ऊपर में 2 देखा था, जैसे 249 है और 312, ये सभी इसके अंतर्गत, या फिर लोकसभा संसद की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के जो भी विशेषाधिकार दी गई हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया 105 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अगर कोई विधेयक है जो संसद में पारित, यानी कि लोकसभा में पारित और राज्यसभा में पारित, तो दोनों को पारित होने के पश्चात उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो ये किस आर्टिकल के तहत भेजा जाता है? ये होगा करेक्ट आंसर, हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे 111 के तहत, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि आर्टिकल 75 का 3 में वर्णित किया गया, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है? ध्यान दीजिएगा कि संसद का कौन सा सदन जो है, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है, और वो है राज्यसभा। और ऊपर हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस की लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य चाहिए, तो 50 सदस्य हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? विद्या नहीं यार, धन विधेयक को परिभाषित किया गया, तो धन विधेयक 110, ठीक है, धन विधेयक 110। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो वो अनुच्छेद 109, यानी हम यहाँ पे 109 को सही करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। संसद से रिलेटेड, यानी संसद के लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो लगभग मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।